नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। आज देश में एक नया शोर मचाया जा रहा है, वोट चोरी। जबकि ये है नया नहीं, ये आजादी के बाद से ही शुरू है। कांग्रेस चीख चीख कर कह रही है कि बीजेपी लोकतंत्र चुरा रही है, चुनाव आयोग बिक चुका है, वोटिंग मशीनें गड़बड़ है। सुनने में गुस्सा आता है और हकीकत ये भी है कि बीजेपी की तरफ से कई गलतियां हुई, कई सवाल उठे और मुझे खुशी है आम जनता बातें समझने लगी। लेकिन सवाल ये है, क्या इसका मतलब है कि कांग्रेस ही हमारा विकल्प है? क्या वो कांग्रेस जिसको दशकों तक भारत पर राज किया, जिसने चुनावी सिस्टम को अपने फायदे के लिए बार बार मरोड़ा, जिसने राष्ट्रपति शासन धारा 356 का दुरुपयोग कर चुनी हुई सरकार गिराई, वही कांग्रेस आज हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएगी? जो खेल कांग्रेस ने शुरू की थी उसी में हार रही है। कोई वजह था हटने का कांग्रेस राज? सिर्फ सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता खुद ये नहीं समझेगी कि लोकतंत्र का असली मालिक जनता है, तब तक खेल ऐसे ही चलता रहेगा। और एक और बात, आजकल कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आपको सिर्फ एक पार्टी की बुराई दिखाते हैं और दूसरी पार्टी को विकल्प की तरह पेश करते हैं। इनमें से बहुत से लोग पेड हैं, सपोर्टेड हैं विपक्ष पार्टी द्वारा। यानी ये जनता की आवाज नहीं बल्कि किसी न किसी पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं। आपको इनसे सावधान रहना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको सच बताऊंगा, कांग्रेस का असली इतिहास वोट चोरी के मामले में क्या रहा है, बीजेपी कहां गलत है और क्यों जनता को ही असली ताकत बनना होगा। दोस्तों, आज कांग्रेस सड़क पर खड़ी होकर चिल्ला रही है कि बीजेपी लोकतंत्र चुरा रही है, जनता का वोट लूटा जा रहा है और राष्ट्रपति शासन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या कांग्रेस का दामन साफ है? चलिए सच्चाई खोलते हैं। सबसे बड़ा सच धारा 356 का दुरुपयोग। धारा 356 यानी राष्ट्रपति शासन। ये प्रावधान इसलिए बनाया गया था कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक संकट हो, सरकार बहुमत खो दे या राज्य की मशीनरी पूरी तरह से फेल हो जाए, तब केंद्र अस्थायी तौर पर नियंत्रण ले सके। लेकिन कांग्रेस ने इससे बनाया अपना राजनीतिक हथियार। कुल अभी तक टोटल कितना बार 356 धारा का यूज हुआ है? 130 प्लस बार हो गया है। और 1950 से 90 के दशक में 90 से ज्यादा बार हो गया सिर्फ कांग्रेस के दौर में। यानी लोकतंत्र की हत्या का सबसे बड़ा ठेका कांग्रेस ने ही लिया था और वो आज बताती है कि डिक्टेटरशिप चल रहा है देश में। कांग्रेस द्वारा चुनी हुई जो सरकार गिराने की सूची है वो मैं बता रहा हूँ आपको। केरल 1959 ईएमएस नबुंदरी पास, ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट है। आई एम सो सॉरी अगर नाम गलत हो तो, क्योंकि मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, तो आप एक बार सर्च कर लें। उनकी कम्युनिस्ट सरकार, भारत की पहली लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार। कांग्रेस को ये सरकार पसंद नहीं आई। सिर्फ 2 साल बाद जनता से चुनी सरकार गिरा दी। लोकतंत्र पर पहला हमला हुआ। हरियाणा, यूपी, बिहार 60 के दशक में, 60 से 70 के बीच में पहली बार राज्यों में कांग्रेस हार रही थी। विपक्षी दलों ने सरकार बनाई। इंदिरा गांधी ने बहुमत तोड़ फोड़ कर 356 लगाकर सरकारें पलटी। पक्ष को पनपने ही नहीं दिया। तमिलनाडु 1976 करुणानिधि की डीएमके सरकार इमरजेंसी का विरोध कर रही थी। बहाना बनाया गया, कानून व्यवस्था बिगड़ गई, चुनी हुई सरकार बर्खास्त। असली वजह, इंदिरा गांधी को आलोचना बर्दाश्त नहीं थी। आंध्र प्रदेश 1954 एनटी रामाराव इलाज के लिए अमेरिका गए। उनकी गैर हाजिरी में कांग्रेस ने उनके ही मंत्री भास्कर राव को मुख्यमंत्री बना दिया। जनता का जनादेश पलट दिया गया। जम्मू कश्मीर 1986 फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहते थे। कांग्रेस ने अपने समर्थन से गुलाम मोहम्मद शाह को सीएम बनवा दिया। सत्ता के लिए जनादेश की बदली। कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय इस 80 के दशक में कांग्रेस की सरकार ने एक एक करके विपक्षी सरकारें गिराई। बहाना हमेशा वही, कानून व्यवस्था या बहुमत प्रश्न। असली वजह, विपक्ष को सत्ता से बाहर रखना। अरुणाचल प्रदेश, ये भी 80 के दशक में ही जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। कांग्रेस ने विधायकों की तोड़ फोड़ कर अपनी सरकार बना ली। जनता का फैसला उल्टा। पंजाब
51 से 87 तक बार बार पंजाब में जब जब अकाली दल या अन्य विपक्षी ताकत मजबूत हुई, कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाया। 87 में भी यही हुआ था, चुनी हुई सरकार गिरा दी। नतीजा क्या हुआ? 50 से 90 तक कांग्रेस ने अकेले ही लगभग 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। 90 बार। इनमें से अधिकांश मामले राजनीतिक थे, संवैधानिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ा और एसआर बोमानी केस 1994 में कहा गया अब से 356 का दुरुपयोग नहीं होगा, सिर्फ वास्तविक संवैधानिक संकट में ही होगा। और ये फैसला कांग्रेस की करतूतों की वजह से आया। और आज बीजेपी की आलोचना इस वजह से बनती है, जब पश्चिम बंगाल, सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में कानून का उल्लंघन हो रहा है, बाहर से अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं उस स्टेट से, और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां नहीं लगाया जा रहा है। ये सरकार की विफलता है। कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देती है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोकतंत्र की कब्र खोदने वाली सबसे पहली पार्टी भी कांग्रेस ही थी। जनता वोट देती थी, कांग्रेस सत्ता छीन लेती थी। राज्य में अगर विपक्ष की सरकार चुनी गई तो कांग्रेस को मंजूर नहीं होता, तुरंत 356 लगाकर सरकार गिरा दी। कांग्रेस के दौर में लोकतंत्र जनता का नहीं बल्कि दिल्ली दरबार का गुलाम था। इसलिए आज जब कांग्रेस बीजेपी पर इल्जाम लगाती है तो जनता को याद रखना चाहिए, लोकतंत्र की हत्या का असली इतिहास कांग्रेस के खाते में लिखा हुआ है। आज जब कांग्रेस वोट चोरी का इल्जाम लगाती है तो हमें उनका असली इतिहास याद करना चाहिए। भारत में बूथ कैप्चरिंग यानी मतदान केंद्रों पर कब्जा, जबरदस्ती वोट डालना, असली मतदाताओं को धमकाना या फिर भगाना और बैलेट बॉक्स पर भर देना, ये खेल किसने शुरू किया? कांग्रेस के दौर में। भारत में बूथ कैप्चरिंग की पहली आधिकारिक घटना मानी जाती है 50 के दशक में। 1950 के दशक में बिहार, बेगूसराय, मुंगेर और आसपास के क्षेत्र में। ये वो दौर था जब कांग्रेस पूरे देश में हावी थी। विपक्षी कार्यकर्ता को मारा पीटा गया, मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया और पूरा बूथ कब्जा कर कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल दिए गए। और ऐसा आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ है। उस समय चुनाव आयोग इतना मजबूत नहीं था कि कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो सके। 70 से 80 का दौर था जब बूथ कैप्चरिंग का सुनहरा युग चल रहा था। जैसे जैसे विपक्ष मजबूत होने लगे, स्टार्टिंग में तो कांग्रेस का लहर था, विपक्ष उतना मजबूत नहीं था, लेकिन 70 से 80 के दशक में जब विपक्ष मजबूत होने लगे तब कांग्रेस ने बूथ कैप्चरिंग को सिस्टम का हिस्सा बना दिया। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में खुलेआम बैलेट बॉक्स उठाकर ले जाने या जबरदस्ती भरने की घटनाएं हुई और इसका आरोप लगा। 1966 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में बूथ कैप्चरिंग की परिभाषा शामिल की गई। 1989 में इसे आईपीसी और आरपीए में संज्ञेय अपराध बना दिया गया, यानी संसद को बूथ कैप्चरिंग को अपराध घोषित करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस के राज में ये सब खेल इतना बढ़ गया था। इस वजह से वैसे जो कुछ बड़े उदाहरण हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बिहार में 57, 71, 80, ठीक है। सबसे ज्यादा बूथ कैप्चरिंग यही हुई, कांग्रेस के कार्यकर्ता और गुंडों का सीधा रूप। उत्तर प्रदेश 70 के दशक में यहाँ गुंडा तंत्र और कांग्रेस नेताओं के दबाव में बूथ कैप्चरिंग बार बार हुई। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा कांग्रेस के दबाव में वहां भी जबरदस्ती वोट डलवाने की घटनाएं चुनाव आयोग की रिपोर्ट में दर्ज है, आप चेक कर सकते हैं। बूथ कैप्चरिंग का खेल कांग्रेस के दौर में ही शुरू हुआ था और कांग्रेस ने ही इसे पाला पोसा। जनता वोट देने जाती थी, लेकिन कांग्रेस के गुंडे बैलेट बॉक्स पर कब्जा कर लेते थे। सिर्फ वोट ही नहीं, लोकतंत्र का गला दबा दिया जाता था। इतनी बेशर्मी थी कि संसद को मजबूर होकर कानून बनाना पड़ा कि बूथ कैप्चरिंग अपराध है। लेकिन सोचिए, जिस पार्टी ने लोकतंत्र को लहूलुहान किया, आज वही हमें लोकतंत्र का ज्ञान देती है। 1971 और 75 का समय भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे विवादित और काला दौर माना जाता है। 1971 के चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, गरीबी हटाओ का नारा दिया, ठीक है। जनता ने भारी समर्थन दिया, लेकिन इसी चुनाव पर गंभीर सवाल उठे। कई जगह बूथ कैप्चरिंग, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और विपक्षियों को डराने धमकाने के आरोप लगे। फिर आया 75 का पहला झटका।
है बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री का चुनाव अवैध घोषित कर दिया। कारण था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब साफ, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी ही अवैध साबित हुई। फिर 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी। अब सवाल उठता है कि इमरजेंसी क्यों लगी? प्रधानमंत्री का पक्ष ये था कि देश में उस समय लगातार हड़तालें, आंदोलन और अशांति फैली हुई थी। जयप्रकाश नारायण का छात्र आंदोलन तेजी पकड़ रहा था। अब जयप्रकाश नारायण नहीं समझ रहे होंगे, जेपी मूवमेंट है, तो आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, ठीक है। कई राज्यों में कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी और सरकार कहती थी कि देश अस्थिर हो रहा है। यानी प्रधानमंत्री ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए आपातकाल जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और थी। कोर्ट के फैसले से प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में थी। विपक्षी पार्टियों उन पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही थी और तब भी 25 जून 1975 की रात को अचानक पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। इमरजेंसी लागू होने के बाद क्या हुआ? हजारों विपक्षी नेता, छात्र, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता जेल में डाल दिए गए। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। आम नागरिक तक की बोलने की और लिखने की आजादी छीन ली गई। जबरदस्ती स्टरलाइजेशन, मैं हिंदी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, आप सर्च कर लेना, स्टरलाइजेशन जैसे कठोर कदम उठाए गए, जिससे मानव अधिकार का घोर उल्लंघन हुआ। बाद में जब हालात सामान्य हुए और जनता ने 77 में वोट दिया तो कांग्रेस बुरी तरह हारी। इतिहासकार और आयोग की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि इमरजेंसी का सबसे एक बड़ा कारण था प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाना, ना कि देश की सुरक्षा। देश की जनता ने भी इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। और उसी इमरजेंसी के दौरान आरोप लगा कि काफी बड़ी संख्या में वोट की हेराफेरी हुई है वोटर लिस्ट। कांग्रेस के दौर में वोट चोरी और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कब हुआ था? ये कोई 1-2 बार की घटना नहीं थी, बल्कि लगभग हर चुनाव में 57 से लेकर के या 52 से लेकर के हर चुनाव में कांग्रेस पर आरोप लगते रहे। आरोप लगना और साबित होना दूसरा चीज हो गया। तो आरोप अगर जो लगा है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि बेवजह किसी को बदनाम करना ये गलत बात है। अगर जो साबित हुआ है या फिर जो ज्यादा चर्चा में रहा है तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। 57 में दूसरा आम चुनाव, बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत बिहार यूपी में। 62 तीसरा चुनाव, बूथ कैप्चरिंग प्लस सरकारी अफसरों का इस्तेमाल। 67 में चौथा चुनाव, कांग्रेस हार गई थी, तब धांधली के आरोप और बढ़े। 5वां चुनाव रायबरेली केस, जिसपे प्रधानमंत्री पे अभी धांधली साबित हुआ था और इमरजेंसी लगा हुआ था। अभी मैं जस्ट अभी पिछला उसी टॉपिक पे बात कर रहा था, ये वही वाला केस है। 75 आपातकाल, लोकतंत्र ही चुराया गया, सबसे बड़ा वोट चोरी। 1980 के दशक में फिर वही प्रधानमंत्री की वापसी हुई। विपक्ष ने चुनावी धांधली के आरोप लगाए और 84 में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सहानुभूति लहर दौड़ी उस टाइम। विपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने वोटरों का दबाव बनाया वोटरों पे और प्रशासन का दुरुपयोग किया। 87 से 89 में बोफोर्स कॉल, कांग्रेस पर फिर वोट खरीदने और प्रशासन से धांधली करने का आरोप। यानी कांग्रेस के पूरे राज्य 47 से 89 तक में लगभग हर चुनाव में धांधली के आरोप है। लेकिन कम से कम 8 ऐसे बड़े केस दर्ज हैं जहां वोट चोरी, चुनाव धांधली कांग्रेस पर खुलेआम साबित या सार्वजनिक हुई। इनमें से सबसे बड़े सबूत 71 वाला रायबरेली केस, कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द किया। 75 आपातकाल, ये खेल बहुत बड़ा था। काला धन, चुनावी फंडिंग, विरोधियों को डराना, वोट बैंक की राजनीति और यहाँ तक कि चुनाव आयोग पर दबाव डालना। कांग्रेस की चुनावी धांधली के तरीके क्या थे? काला धन और चुनावी फंडिंग। कांग्रेस के चुनाव प्रचार में हमेशा काले धन के इस्तेमाल की शिकायतें रही। उद्योगपति और ठेकेदारों से पैसे लेकर चुनाव लड़ना कांग्रेस की आदत बन गई थी, ऐसा आरोप है। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा आरोप है। और कहीं आर्टिकल वगैरह में जो लिखा हुआ है मैं उससे बता रहा हूँ, मैं तो उस टाइम था नहीं कि मैं उस टाइम भी जानता हूँ। तो जो आरोप लगा हुआ है वो बता रहा हूँ। बोफोर्स घोटाले 87 में और अन्य घोटालों से निकला पैसा चुनाव में लगाया गया। विरोधियों को डराना धमकाना, उनके शासन, विपक्षी नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस केस
झूठे मुकदमे और गुंडागर्दी से दबाया गया। इमरजेंसी के दौरान तो हजारों विपक्षी नेता को जेल में डाल दिया गया। गांव-गांव में कांग्रेस प्रत्याशी विरोधियों को धमकाते थे, हमारे खिलाफ वोट डाला तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये भी रिपोर्ट है। अब मैं कोई भी बात बोल रहा हूं तो अपने दावे से नहीं बोल रहा हूं, रिपोर्ट से बता रहा हूं आपको। वोट बैंक राजनीति, कांग्रेस ने वोट बैंक शब्द को जन्म दिया। जाति और धर्म के आधार पर वोट बांटकर सत्ता हथियार और कांग्रेस का असली हथियार था। मुसलमानों और दलितों को डर दिखाकर वादे करके उनको वोट बंदी बनाया गया। नतीजा, जनता का असली मुद्दा गायब, सिर्फ वोट बैंक की गणित बची। चुनाव आयोग पर दबाव, कांग्रेस ने लंबे समय तक चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में रखा। आयोग के ऊपर दबाव डालकर फैसले बदलवाने, चुनाव की तारीखें अपने हिसाब से रखने और अधिकारियों को ट्रांसफर कराने जैसे आरोप लगे। 80 के दशक तक विपक्ष खुलेआम कहता था कि चुनाव आयोग कांग्रेस का कठपुतली है, जैसा कि आज कहा जा रहा है। सोचिए, वोट चोरी, बूथ कैप्चरिंग, काले धन से चुनाव, विरोधियों को जेल में डालना, जाति धर्म की राजनीति से वोट बैंक बनाना और चुनाव आयोग को दबाव में रखना। फिर आज वही कांग्रेस दूसरों को कहती है वोट चोर। सवाल उठता है, कांग्रेस लोकतंत्र को सबसे ज्यादा किसने लूटा? जवाब साफ है, असली वोट चोर वही थी। आज जब मैं ये बात बता रहा हूँ या बोल रहा हूँ तो बहुत लोग तुरंत कहेंगे, अरे यह तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन असली गलती यही है। कांग्रेस ने जो रास्ता दिखाया बीजेपी वही कर रही है। और सवाल पूछना जायज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सवाल मत पूछो, उनको जवाब नहीं देना पड़ेगा, गलत कर रही है उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और जवाब वही देता है जो सत्ता में है। उस टाइम सत्ता में कांग्रेस थी, उनको जवाब देना था, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया। आज बीजेपी को निभाना चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए क्यों ये गलत काम हो रहा है, भ्रष्टाचार और तमाम चीजें हैं। जो अभी वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो मैं यहाँ बात नहीं करना चाहूंगा। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। कांग्रेस के समय में लोगों को कांग्रेस की चाल समझ में नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया इतना मजबूत नहीं था। आज भी मजबूत है तो क्या है, गलत जानकारी फैलाने में एक्सपर्ट लोगों को भ्रमित किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। तो खुद का दिमाग रखो थोड़ा, ठीक है। जानकारी इतनी तेज से आम जनता तक नहीं पहुंचती थी उस टाइम, और आज का भारत बदल चुका है। अब बीजेपी की चाल जनता पकड़ लेती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझने वाले लोग हैं, जो तथ्य देखते हैं। इनके कांड, इनके घोटाले, इनका हर झूठ लोगों तक पहुंच जाता है। लेकिन सुन लीजिए, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बीजेपी का समर्थक हूं। सवाल पूछना आम जनता का काम है और सवाल उसी से किया जाता है जो अभी सत्ता में है। अभी मैंने आपको बताया, और बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। सच तो ये है कि वोट चोरी हो, लोकतंत्र पर हमला हो, चाहे कोई भी करे, यह गुनाह है, ये देशद्रोह है और इसके खिलाफ बोलना हर नागरिक का फर्ज है। मगर असली धोखा कहाँ होता है? बीजेपी की आलोचना करके लोग कांग्रेस को एक विकल्प की तरह बनाकर पेश करते हैं। यह किसी भी एंगल से सही है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि जो भी सरकार सत्ता में है उससे सवाल पूछे, उससे जिम्मेदार बनाओ, उसकी जवाबदेही तय करो। ना कि ये सोचो कि अगर बीजेपी खराब है तो कांग्रेस अच्छी होगी, या अगर कांग्रेस खराब है तो बीजेपी अच्छी होगी। नहीं, जनता को यह हक है कि वो हर सरकार से सवाल करे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर और कोई तरह। यहाँ पर असली बात आती है, जागरूक जनता ही बदलाव है। किसी भी पार्टी से, चाहे वो जो पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो और कई सारी पार्टी हैं, किसी भी पार्टी से अंधभक्ति करना गलत है और किसी भी पार्टी से अंध विरोध करना ही उतना ही गलत है। सही वही है जो जनता के हक में खड़ा हो, गलत वही है जो जनता को धोखा दे। याद रखिए, नेता बदलने से बदलाव नहीं आएगा। 50 से 25, 47 से 25 सरकारें बदलते आ रही हैं। बदलाव सरकार बदलने से नहीं आएगी जब तक जनता का सोच नहीं बदलेगा, लोगों का सोच नहीं बदलेगा, सरकार की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक बदलाव नहीं आने वाला है। जनता जागरूक हो जाएगी तभी बदलाव आएगा। आज हमें सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है, पार्टी की नहीं, लोकतंत्र की रक्षा की। क्योंकि जब वोट चोरी होता है तो असल में हमारा हक चोरी होता है, हमारी आवाज दबाई जाती है। और जब जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और,
हर सरकार को जनता के आगे झुकना पड़ेगा। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है, लेकिन इस ताकत का असली फायदा तभी मिलता है जब जनता सिर्फ वोट डालकर घर ना बैठ जाए, बल्कि पूरे 5 साल तक अपने नेताओं की निगरानी करे। आज का सबसे बड़ा खतरा ये है कि हमारे सोचने का काम हमने दूसरे को आउटसोर्स कर दिया है। यानी फला इन्फ्लुएंसर जो बोले वो जो ट्रेंडिंग है, जो वायरल वीडियो आया उसी को सच मान लेते हैं। इन्फ्लुएंसर का असली खेल क्या होता है? पैसे लेकर आपकी सोच को हाईजैक करना। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर सिर्फ अपनी राय नहीं देते, बल्कि अवसर पैसे लेकर राय बेचते हैं। अक्सर ये लोग दिखते ऐसे हैं जैसे जनता की आवाज है, लेकिन पर्दे के पीछे कई बार किसी पार्टी, कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल एजेंसी से पेमेंट लेते हैं। एक तरह से ये मार्केटिंग एजेंट है, लेकिन प्रोडक्ट की जगह ये पार्टी और विचारधारा बेच रहे होते हैं। ये आपको बार बार अलग अलग एंगल से एक ही बात सुनाते हैं ताकि आपका दिमाग उसे सच मान ले। इसे रिपीटेशन बेस कहते हैं। इलेक्शन कमीशन और कई मीडिया रिपोर्ट्स में साफ हुआ है कि कई बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने चुनावी समय पर पेड पार्टनरशिप में राजनीतिक कंटेंट पोस्ट किए हैं, लेकिन उसे पेड बताने से बचते हैं। आज का न्यूज एंकर क्या कर रहा है? बड़ा बड़ा न्यूज एंकर जैसे बीजेपी की चाटुकर्ता कर रहा है, चमचागिरी कर रहा है, सिर्फ उनकी अच्छी बातें बताना। दैट्स नॉट गुड। आंखें बंद करके सपोर्ट करना बंद कीजिए। इंसान अपने पसंदीदा लीडर की गलतियों को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो अपने चुने हुए को गलत मानना नहीं चाहता। यही वजह है कि नेता बिना डर के गलत फैसले ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मेरा समर्थक सवाल नहीं पूछेगा। अगर आप अनभक्ति में जी रहे हैं तो आप उस नेता के यश मैन बन चुके हैं। यश मैन जनता के लिए खतरनाक होते हैं। हर बार गुस्सा में सरकार बदलना मतलब एक सिस्टम को तोड़े बिना नया सिस्टम लाना। ना तो आपने कोई जवाबदेही तय किया, ना तो नया क्या बोलते हैं उसको, नया सिस्टम बनाना। मुझे इस तरह का सरकार चाहिए, है ना। लेकिन नया नेता भी अगर पुराने नेता जैसा निकला तो क्या? असली तरीका है चुनाव से पहले उम्मीदवार का बैकग्राउंड, पुराने काम और बयान चेक कीजिए। जीतने के बाद भी हर 3-4 महीने में उनके काम पर रिपोर्ट कार्ड बनाओ, RTI डालिए, लोकल मीडिया में जाइए, सोशल मीडिया पर सवाल पूछिए। जनता का दबाव ही नेता को ईमानदार रखता है। जनता का दबाव ही नेता को ईमानदार रखता है। इन्फ्लुएंसर का असली एजेंडा पहचानने का 5 तरीका है। एक ही पार्टी या लीडर की बार बार तारीफ करे, बाकी की सिर्फ बुराई। डेटा या फैक्ट के बजाय इमोशनल बातें, ताकि आप गुस्से या प्यार में सोचने की क्षमता खो दें। और जो फैक्ट से भी बात कर रहा है उसकी सिर्फ बुराई वाली फैक्ट दिखाए। मैं अभी आगे बताऊंगा। नेगेटिव न्यूज को छुपाना, अगर उनके पसंदीदा लीडर की गलत भी खबर में है तो वो चुप रहते हैं। हम बनाम वो की राजनीति, जनता को बांटना सबसे आसान तरीका है। पेड प्रमोशन छुपाना, कोई भी एड या पेड प्रमोशन ना लिखना। राजनीति में साइकोलॉजी का हथियार, फियर मार्केटिंग। अगर ये पार्टी आई तो देश खत्म, या अगर ये गई तो अराजकता फैल जाएगी। हीरो वर्शिप, नेता को भगवान बना दो ताकि उसकी आलोचना पाप लगे। इको चैम्बर, आपके सोशल मीडिया फीड में सिर्फ वही खबरें आए जो आपकी विचार को मजबूत करें। और जो है हीरो वर्शिप, नेता को भगवान बना दो ताकि उसकी आलोचना पाप लगे। इसका एग्जाम्पल किसी से ढका छिपा नहीं। आज कई नेता को भगवान की तरह याद किया जाता है, जबकि उनके दौर में अगर फैक्ट देखें तो आलोचना उनकी भी बनती है। वोट डालना लोकतंत्र की पहली कदम है, आखिरी नहीं है। सही सरकार चुनना दिमाग और दिल दोनों से करना पड़ता है, सिर्फ गुस्से, डर या भावनाओं से नहीं। इन्फ्लुएंसर को सुनो, लेकिन क्रॉस चेक करो। उनके कहे हर फैक्ट को भरोसेमंद स्रोत से वेरीफाई करो। याद रखिए, पार्टी बदली जा सकती है, लेकिन खराब सोच और चुप रहने वाली जनता बदली नहीं तो सिस्टम नहीं बदलेगा। दुनिया में कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या हर जगह की, मतलब कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी 100% अच्छी 100% बुरी नहीं होती। हर सरकार के कुछ अच्छे काम होते हैं और कुछ गलतियां होती हैं। लेकिन असली खतरा तब होता है जब इन्फ्लुएंसर, मीडिया या यूट्यूबर आपको सिर्फ एक ही पक्ष दिखाते हैं। एक तरफा प्रचार जनता को अंधा बनाने जैसा होता है। अगर कोई सिर्फ
सरकार की तारीफ करता है, कभी भी उसकी गलतियों पर बात नहीं करता या गलतियां पे ढका छिपा बात करता है, तो समझ लीजिए वो आपको आधी सच्चाई दिखा रहा है। अगर कोई सिर्फ सरकार की आलोचना करता है और उसके अच्छे काम को छुपाता है, तब भी वो आपको आधी सच्चाई दिखा रहा है। आधी सच्चाई झूठ के बराबर होती है, क्योंकि इससे जनता का निर्णय गलत दिशा में चला जाता है। क्यों करते हैं ये? बहुत से इन्फ्लुएंसर और मीडिया हाउस सरकार से फंड लेते हैं या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट से, जिनका सरकार में फायदा जुड़ा हुआ होता है। कुछ लोग विपक्ष से पैसे लेते हैं ताकि सिर्फ सरकार की बुराई फैलाए, उनके मिलियंस में फॉलोवर है। नतीजा क्या होता है? जनता सिर्फ वही सुनती है जो उन्हें सुनाना है, ना कि सच है। कई बार ये लोग अपने पर्सनल एजेंडा के लिए भी एक तरफा कंटेंट बनाते हैं ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़े, उन्हें पब्लिसिटी मिले या उन्हें पॉलिटिकल पोस्ट मिल जाए। असली लोकतंत्र में जनता को दोनों पहलू जानना चाहिए। अच्छे काम को जानना जरूरी है ताकि हम सही चीज को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं, इसे अप्रिशिएट करें। गलतियों को जानना जरूरी है ताकि हम सुधार की मांग कर सकें और नेताओं को जवाबदेह बना सकें। अगर हम सिर्फ एक तरफ देखेंगे तो हम गुलाम जनता बन जाएंगे, चाहे सरकार कोई भी हो। इन्फ्लुएंसर जानते हैं कि जब इंसान का दिमाग भावनाओं से जल्दी प्रभावित होता है, डर, गुस्सा, नफरत अगर ये सब भरा जाए तो लोग किसी भी सरकार को दुश्मन मानने लगते हैं। अत्यधिक गर्व और चापलूसी, लोग नेता को भगवान मानने लगते हैं और उसकी गलती को गलती नहीं मानते। यही कारण है कि प्रचारक आपको पूरी कहानी नहीं दिखाते, बल्कि आपके दिमाग में सिर्फ एक इमेज बैठा देते हैं। ये सरकार ही देश बचा रही है, ये सरकार देश बर्बाद कर रही है। जनता को क्या करना चाहिए? दोनों पक्ष सुनिए। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तारीफ करे तो उसकी आलोचना भी सुनिए। अगर कोई सिर्फ बुराई करे तो उसके अच्छे काम भी खोजिए। तथ्यों की जांच कीजिए। आज इंटरनेट पर हर सरकारी रिपोर्ट, कोर्ट का आदेश और आंकड़े उपलब्ध है। नेता नहीं, नीति देखिए, है ना? आपको पार्टी नहीं, पॉलिसी से फायदा है। प्रश्न पूछिए। जो भी इन्फ्लुएंसर आपको एक तरफा कहानी सुनाए, उनसे पूछिए कि दूसरा पक्ष क्यों नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक तरफा बात सुनेंगे तो नेता चाहे अच्छा हो या बुरा, हम उसे सुधारने का मौका ही नहीं देंगे। हमने सुधारने का प्रयास ही नहीं किया है नेता को। खराब है बदल दो, अच्छा है उसके क्या अंधभक्त बन जाओ, उसकी कोई गलत चीजें मत देखो। अगर हम दोनों पक्ष देखेंगे तो हम सरकार के अच्छे काम को सपोर्ट करेंगे और गलत काम को बदलवा पाएंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक है और मालिक को पूरे सच का पता होना चाहिए, नहीं तो उसका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। बिजनेस मतलब देश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी जो भी राय है, और हाँ, मैं लास्ट में एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको कि ये जो भी डेट्स वगैरह जो मुझे याद है वो मैंने बताई। अगर वो गलत हो, लेकिन कांट जो भी हुआ है सारा चीज सही है। अगर गलत हो, डेट्स वगैरह गलत हो, 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए माफ करना, ठीक है? और कमेंट में बताना कहाँ गलत है। और आपकी जो भी राय हो, आप जो भी सोचते हो इस टॉपिक पे, वो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।